एक्सीडेंट, हत्या या फिर साजिश, आखिर मौत का सच क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और एक बार फिर से बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। एक बार फिर से सवाल वहीं पर जाकर रुक जा रहा है कि आखिर दिल्ली की बेटी को जिस तरह से उसकी मौत हुई है, उस मौत के पीछे का सच क्या है। लगातार बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी रही हो, इस पूरी प्रकरण में अगर दिल्ली पुलिस सोई हुई थी तो फिर क्यों नहीं दिल्ली पुलिस से बार बार सवाल पूछा जाए। क्योंकि नए साल के जश्न में जब पूरी दिल्ली डूबी हुई थी तो उस रात दिल्ली की एक बेटी के साथ वो दरिंदगी हो रही थी जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। जिस तरीके से इस बच्ची को, 20 साल की इस नौजवान बच्ची को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता रहा और इसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक मौत के बाद ये पूछा जा रहा है कि आखिर दिल्ली पुलिस तमाम अब जो सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेजेस आ रहे हैं उसके आधार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ नए नए किरदार सामने आ गए हैं, हिरासत में लिए गए हैं। कुछ आरोपी जो मेन इसके आरोपी बताए जा रहे हैं उनको 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई को जो अब ताबड़तोड़ आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है उस पर खुद को ही शाबाशी देती हुई नजर आ रही है, पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जस का तस बना हुआ था कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिल्ली पुलिस कहां पर थी उस वक्त। दिल्ली पुलिस कहां पर थी जब इस बच्ची को सड़क पर घसीटा जा रहा था। उस वक्त दिल्ली पुलिस कहां पर थी जब चश्मदीद द्वारा लगातार दिल्ली पुलिस को फोन किया जा रहा था। उस वक्त दिल्ली पुलिस कहां थी जब लगातार दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन पर जाकर चश्मदीद द्वारा उन्हें जगाने खंगालने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त कहां थी दिल्ली पुलिस। अब जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में नए नए किरदार सामने आ रहे हैं, कुछ नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ उसकी सहेली भी बताई जा रही है। एक होटल का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, कुछ लोगों से मुलाकात करने की बात भी आ रही है। इन तमाम चेहरों को सामने रखकर पुलिस क्या अपनी जो नाकामी है उसे छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या वो सच जो इस बच्चे की मौत का बड़ा आधार बना है अब भी उस सच पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? क्या है मौत का सच? आज एक बार फिर से इस उलझती हुई गुत्थी को सवालों के जरिए, जवाबों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट कि बीते 31 तारीख की रात से लेकर आज 3 तारीख की शाम तक परिस्थिति क्या बनी हुई है। दिल्ली पुलिस को क्यों सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है? क्यों बार बार कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए दिल्ली सुरक्षित नहीं है? क्या है ये मौत, एक्सीडेंट, हत्या या फिर कोई और साजिश? दिल्ली में युवती को 12 किलोमीटर तक घसीटने की घटना से राजधानी ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा है। इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दिल दहला देने वाली घटना में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है उस रात युवती अकेले नहीं बल्कि अपने एक दोस्त निधि के साथ थी। आइए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ। अब तक घटना के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। लोगों के गुस्से और एलजीबीटी सक्सेना की नाराजगी के बाद सोमवार को पुलिस ने मामले में धारा, गैर इरादतन हत्या और आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं जोड़ी। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने मंगलवार को जनौती गांव का दौरा किया और खंजावाला की जांच की। मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को सोमवार को अदालत ने 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में जल्द कार्रवाई करने को कहा। 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में मृतका का पोस्टमार्टम किया। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस को कई नए सीसीटीवी फुटेज भी मिले। इन फुटेज में आरोपी युवती को घसीटते हुए दिख रहे हैं। एक फुटेज में आरोपी कार को यू टर्न लेकर दूसरी ओर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की है। वहीं मामले को लेकर परिजनों का आरोप है ये महज एक सड़क हादसा नहीं बल्कि साजिश है। परिजन का आरोप है कि आरोपियों ने जानबूझकर उनकी बेटी की ये दुर्दशा की।
साथ ही मृतिका की मां रेखा ने कहा कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, बस इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि युवती अपनी स्कूटी पर अकेली नहीं थी। हादसे के वक्त उसके साथ एक और लड़की थी। उसे हादसे में हल्की चोट लगी थी। घटना के बाद वो घर चली गई थी, लेकिन मृतिका का पैर कार में फंस गया, जिसके बाद आरोपी उसे 12 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। पुलिस ने मृतिका की दोस्त का बयान दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ एक बच्ची को लगातार 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी के द्वारा घसीटा जाता रहा, फिर भी पुलिस को भनक नहीं लगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब जाकर सामने आई है, लेकिन उसके पहले ही इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। सवाल तब भी उठ रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे घटना चक्र में कड़ी दर कड़ी सवालों के बीच में नए किरदार आते गए, तो पुलिस को ये लग रहा है कि वो जांच की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रही है और उसने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन काम बड़ा तब होता जब ये बच्ची समय रहते बचा ली जाती, जब ये लड़की समय रहते बचा ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हादसा होता रहा या फिर हत्या होती रही या साजिशन इस बच्ची के साथ वो सब कुछ होता रहा जो कभी कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो फिर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं उठाए जाने चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, केवल एक्शन ही नहीं, अब तो ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। दिल्ली पुलिस ने आज दिन भर में 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह हुई वो कहने को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कहना चाहिए कि वो तो मात्र 1 मिनट 32 सेकंड का एक स्टेटमेंट था जो पुलिस मीडिया के सामने आती है, प्रेस ब्रीफ करती है और चली जाती है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम की आई है उसके बाद दी जाती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। और दोनों ही मामले में दिल्ली पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को, जांच को नए मोड़ की तरफ ले जाती हुई या नए मोड़ की तरफ दिखाती हुई नजर आती है। आइए जरा दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, यह भी आपको दिखाते हैं। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा। सुल्तानपुरी इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है, जिसमें शॉक एंड हेमरेज उसका मेन कारण है। और जो ये डेथ है ये जो ड्रैगिंग है बॉडी की उसकी वजह से हुई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई।
तो दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये मौत दरअसल शॉक और हैमरेज की वजह से हुई। जो इंजरी हुई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है उसके अकॉर्डिंगली जो इंजरी हुई है उसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इंजरी लगी है ड्रैगिंग की वजह से, घसीटने की वजह से, और ये कोई थोड़ी बहुत चंद मिनटों की बात नहीं थी। अगर 12-13 किलोमीटर तक किसी लड़की की बॉडी को घसीटा जा रहा है तो उस समय को भी समझने की कोशिश कीजिए। क्या अगर दिल्ली पुलिस एक्टिव होती तो क्या ऐसी परिस्थिति बनती? क्या इस परिस्थिति में उस बच्ची की मौत होती या फिर उसे बचाया जा सकता था? दूसरी तरफ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कह रही है कि बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, रेप जैसी कोई ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हुआ है। ये फिर से एक्सीडेंट की तरफ पूरी कहानी को का मोड़ देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब भी परिजन क्या इस चीज से संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले ही इस बच्ची की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई है। नम आंखों के साथ इस बच्ची को पूरी दिल्ली विदाई दे रही है। लेकिन आक्रोश अब भी बरकरार है, वो गुस्सा भी बरकरार है कि दिल्ली पुलिस ने समय रहते अगर कार्रवाई की होती तो ये बच्ची जिंदा होती। अंतिम संस्कार के वक्त उमड़ी हुई भीड़ और इस उमड़ी हुई भीड़ का आक्रोश आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, जो सवाल उठ रहे हैं, आइए जरा जल्दी दिल्ली पुलिस को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, क्या देश पूछ रहा है, उन सवालों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बार बार यही पूछा जा रहा है कि सियासत होती रहती है, लेकिन सियासत के ऊपर जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, दिल्ली पुलिस, मॉडल पुलिस की बात कही जाती है। आरोपियों की कार पुलिस की नजर से आखिर कैसे बच गई, ये बड़ा सवाल है। अगर एक लड़की को घसीटा जा रहा है 12-13 किलोमीटर तक, तो आरोपियों की कार पुलिस की नजर से कैसे बच गई? सबसे बड़ा और सवाल। इसके साथ ही साथ सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ सवाल है कि कैसे कंझावला और सुल्तानपुरी के बीच तैनात पुलिस वालों को कार में फंसी हुई लड़की दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि क्या 11 किलोमीटर लंबे रास्ते में कहीं भी कोई पुलिस या पुलिस नाका मौजूद नहीं था? सवाल यह भी उठता है कि अगर पुलिस ने 24 घंटे पहले ही जो निधि है, जो इस लड़की की सहेली बताई जा रही है, इसका पता लगा लिया होता तो उसके बारे में अभी इतनी देर क्यों हुई? पुलिस उस लड़की से पूछताछ कर रही थी तो उस लड़की ने क्या बताया, ये जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? बस ये कहा जा रहा है कि जो आई विटनेस है वो मिल गया है, कोऑपरेट कर रही है, लेकिन क्या बता रही है ये नहीं बताया गया है। क्या हिरासत में ले गए लोगों का दोनों लड़कियों से कोई कनेक्शन है? ये सवाल भी लगातार दिल्ली पुलिस से पूछा जाता रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब मौन में आता है, यानी कोई जवाब नहीं दिया जाता। और सवाल यह भी है कि पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से 90 सेकंड में सामने आकर एक बयान दे दिया गया और उस बयान से ही अपनी कार्रवाई, अपना पल्ला झाड़कर कार्रवाई सही दिशा में जा रही है, ये बताने की कोशिश की गई, तो ऐसे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस को घेरे में लेते हैं। चलिए आइए इन्हीं सवालों के साथ अब आज के अतिथियों से आपका परिचय कराती हूं। और इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर लेकर आइए, हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रवक्ता सारिका जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट ए.के. दुबे जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के फॉर्मर एसीपी तिलक राज मोंगिया जी भी हैं। तिलक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सारिका जी, आपके पास आते हुए, सब कुछ इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि एवरीथिंग सड एंड डन, सब कुछ अचानक से हो गया और अचानक से होते होते कई कड़ियां जोड़ दी गई, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर दिया गया, कई नए किरदार आ गए, लेकिन एक सवाल का जवाब अब भी नहीं दिया गया कि इस
दिल्ली की बेटी की मौत कैसे हुई है। हादसा बार बार हादसा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि यह हादसा भी हो रहा था तो दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी, कहां थी, क्यों इसे हादसा कहा जा रहा है। और अगर हादसा है तो तमाम सीसीटीवी फुटेज में एक भी ऐसा फुटेज नहीं है जिसमें हादसा होता हुआ दिखाई दे। क्या माना जाए इसे फिर, सारिका जी? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत निंदनीय घटना है जिस तरह से एक लड़की के साथ इस तरह से हुआ दिल्ली जैसे शहर में, और लड़की गाड़ी हुई चली गई। मैं तो कहती हूँ इसकी बहुत घोर निंदा करती हूँ। कभी करीब मेरी बेटी भी हो सकती है, मैं भी एक महिला हूँ, किसी के भी साथ ही घटना हो सकती है। उस गाड़ी में जो 5 लोग सवार थे, गलती उनकी भी है, उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था, क्या चीज किया हुआ था। तो इसीलिए हम केजरीवाल सरकार को भी हमेशा बोलते थे कि दिल्ली में शराब के ठेके ना खुलवाए जाएं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में शराब के ठेके जगह जगह खुले हुए थे, इसीलिए हम लोग रोज प्रदर्शन करते थे, रोज आंदोलन करते थे कि दिल्ली में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए। आप देखिए, आज एक लड़की अगर घर से निकलती है, वो सेफली घर तक भी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये भी आज वो देखने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने क्या किया, देखिए ये भी मैं पुलिस की भी निंदा करना चाहूंगी। पूरी 11 किलोमीटर वो लड़की घिसटती चली गई, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं था वहां पर, कोई देखने वाला नहीं था। कैमरे भी लगे होने चाहिए थे सड़कों पे, जिससे कि कोई कंट्रोल रूम होना चाहिए था कि जहां से उस घटना का पता लगता, कुछ देख सकता, कोई कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। लेकिन वो भी मैं तो कहूंगी कि जो पुलिस के जो प्रवक्ता है वो भी आकर बयान दे कि क्यों उनसे चूक हुई है, और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारे कानून इतने सख्त होने चाहिए कि लोग कोई भी कानून के खिलाफ ना जाए और डरे वो कुछ करते हुए। अगर एक महिला के साथ ऐसे होता है तो बहुत ही निंदनीय घटना है ये। आपने बिल्कुल सही कहा कि कानून सख्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कानून के तहत ही जो धाराएं लगाई गई हैं आरोपियों पर, जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, वो तो फिर बल देते हैं ऐसे दरिंदों को जो लगातार बेटियों को सुरक्षित रहने ही नहीं देना चाहते हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा आम आदमी पार्टी ने अब ठेके खोल दिए। आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे और वो आपको बोलेंगे कि जी दिल्ली पुलिस आपके अंडर में आती है। ये आरोप प्रत्यारोप से सारिका जी काम नहीं चलने वाला। ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जैसे दलीलें दी जाती है, थोड़े दिन मैटर चलेगा और फिर बंद हो जाएगा, फिर एक नई कहानी आएगी, हम और आप मिलेंगे, कई सवाल खड़े होंगे। इस पूरी प्रकृति का अंत होना चाहिए कहीं ना कहीं से, सवाल ये है। बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ, और मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम शराब के प्रति आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ही है कि दिल्ली में क्राइम ना हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल नहीं सोचा जब शराब के ठेके खोले थे। आज भी जो 5 लोग गाड़ी में बैठे थे वो शराब पीकर क्या कर रहे थे, उनको होश नहीं थी कि कोई उनकी गाड़ी के साथ जा रहा है, उनको बिल्कुल होश नहीं थी, बिल्कुल सुध नहीं थी। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। मैं तो कहती हूँ चाहे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा, जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो उसको भी फांसी की सजा हो। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली से क्राइम खत्म हो, दिल्ली में क्राइम ना रहे। आप चाहते हैं कि दिल्ली में क्राइम नहीं रहे, लेकिन क्राइम नहीं रहे इसके लिए जो उद्देश्य, जो लक्ष्य तैयार किया जाता है, उसके पीछे अंदर की मनोवृत्ति और वो दृढ़ शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पवन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं अश्वनी जी आपके पास आना चाहती हूँ, और फिर तिलक जी के पास, और फिर पवन जी के पास जाती हूँ। देखिए, सवाल ये उठता है कि जब भी अश्विनी जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जब भी ऐसी प्रकरण सामने आते हैं, ऐसी घटना सामने आती है, निंदा दर निंदा होती है, सियासत शुरू हो जाती है, कार्रवाई जो होती है, कार्रवाई सवालों के घेरे में होती है। देखिए, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि हमको एक उदाहरण सामने रखना होता है एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के जरिए। इस पूरे प्रकरण में जो धाराएं लगाई गई हैं, वो धाराएं क्या काफी थीं? जिस तरीके से इस पूरे मैटर में गैर इरादतन हत्या का नाम पहले ही दे दिया गया, पहले ही हादसा क्रिएट कर दिया गया। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी परिस्थिति देखी है जहां पर परिवार वाले लगातार कहते रहे जी हत्या है, आप मानिए कि हत्या है, लेकिन दिल्ली पुलिस सबसे पहले कह देती है नहीं, ये सड़क पर हुआ है तो ये हादसा है। देखिए लवनी, एक बात समझना पड़े, किसी भी ऑफेंस के लिए मोटिव का होना बहुत जरूरी है। अगर हत्या की बात करते हैं तो हत्या करने के पीछे मोटिव क्या है, मंशा क्या है, क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का
सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, किसी भी ऑफेंस को कारित करने के पहले जो एक्यूज पर्सन थे उनकी मंशा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं 304 गैर इरादतन हत्या की, तो उसमें भी आजीवन कारावास तक की सजा है, परंतु अभी जो प्राइमा फेसी एविडेंसेस जो आ रहे हैं और उनसे ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज गण हैं उनको पता ही नहीं था कि वो जो डिसीज है, डिसीज उनकी गाड़ी के साथ जो है उनको घिसटते हुए चली गई। तो वो एक ऑफेंस है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, देखिए रोल यहां पर सबसे बड़ा आता है पुलिस का। पुलिस का इसलिए रोल आता है कि नए साल के ईव पर एक तरफ तो दावा कर रहे हैं कि 18,000 19,000 पुलिस बल तैनात हुआ है दिल्ली की सड़कों पर, ताकि ड्रिंक ड्राइविंग को रोका जा सके और ड्रिंक ड्राइविंग से हो रही दुर्घटना को रोका जा सके। ऐसी परिस्थितियों में आसपास जो है पुलिस का नहीं होना और 11 किलोमीटर तक गाड़ी के घिसटते हुए चलना, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। कितने पुलिस पिकेट आए होंगे, कितने कांस्टेबल्स की ड्यूटी वहां पर ऑन पेपर लगी होगी, थानों की परिधि से गाड़ी निकली होगी, और अगर विजिलेंट नहीं थी पुलिस, शायद उसको बच्ची को बचाया जा सकता था कुछ थोड़ी देर पहले अगर गाड़ी को रोक लिया जाता। बिल्कुल। अब सवाल यहां पर यह है कि आज हम कितना भी कॉम्पनसेट करें या कुछ भी कहें कि उचित कार्रवाई हो रही है, परंतु संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में हर एक व्यक्ति के जान की कीमत होती है। अदालत की कसौटी पर यह 304 ए गैर इरादतन हत्या, रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग प्रूव होता है कि नहीं होता है, वो बात के बातों में समझ में आएगा। अभी जो फेलियर है, फेलियर ये लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने वाली एजेंसी का, हम ये कह के नहीं कह सकते कि पुलिस हर पिकेट पर नहीं आ सकती। पुलिस नौकरी में ही इसलिए आती है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे। बिल्कुल, एक इंश्योरिटी होनी चाहिए तिलक जी। अब कार्रवाई होगी, जांच हो रही है, तथ्य दर तथ्य जोड़े जा रहे हैं, कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, सीसीटीवी फुटेज का जिक्र हो रहा है, नए किरदार आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सवाल सबसे बड़ा ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस की होती है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का डर और वो बरकरार होता तो शायद ये परिस्थिति ही नहीं बनती। आज वो बच्ची जीवित होती, आज उसकी इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती, आज आप लोगों को, दिल्ली पुलिस को परिजनों के आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ता। तिलक जी, अभी जो साहबान पहले बोल रहे थे, मैं ये कहता हूँ पुलिस की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पुलिस हर जगह ना मौजूद रही है, ना है, ना हो सकती है। 16,000 आदमी 1600 किलोमीटर की दिल्ली को कवर नहीं कर सकते किसी भी सूरत पे। और जो वो एरिया था जहाँ पे लाइट नहीं थी, आप देखो रात के टाइम पे आदमी भी जाने से डरता है, पुलिस वाला भी जाने से डरता है ऐसे एरिया से। अरे तिलक साहब, तब तो फिर ये आप पर और बड़ा सवाल खड़ा कर देगा कि आपको अगर डर लगने लगेगा तो फिर आम आदमी का क्या होगा। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी ना कि उस एरिया को डर फ्री, डर मुक्त बना देते आप। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस की थी, 30 तारीख को, सर मुझे आपको याद दिला देती हूँ सर, 30 तारीख को दिल्ली पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया था हमारे 18,000 पुलिसकर्मी 31 की रात में नजर आएंगे, चप्पे चप्पे पर नजर आएंगे। कहाँ था वो चप्पा चप्पा, कहाँ चले गए? वो तो सोते हुए नजर आ रहे थे। एरिया देखिए, ये क्या पॉसिबल है? आप खुद सोचिए, ये बाकियों से भी पूछिए क्या ये पॉसिबल है? कहने को कुछ भी कह सकता है, बात वो करें जो मुमकिन हो, नामुमकिन बातें ना करें कि जी ये दफा नहीं लगी। अरे साहब, 12 से 15 किलोमीटर के बीच में एक पुलिस पिकेट भी नहीं रह सकती है। आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं है, सिर्फ ऐसे एरिया दिल्ली में एक नहीं अनेक हैं। आपको हर थाने के एरिया में ऐसी पुअरली लिट एरिया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की संख्या बल कम है इसलिए उन इलाकों तक नहीं पहुंचा जा सकता। फिर तो वहां रहने वालों का फिर भगवान भरोसे उनको छोड़ देना चाहिए, उनके लॉ एंड ऑर्डर को तो फिर भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। फिर तो छोड़ ही देना चाहिए दिल्ली पुलिस को, फिर अपने काम से बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। आप बोल दीजिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की। मैं कहता हूँ आप दिल्ली को छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं भी हुई है, आज तक ये पॉसिबल ना हुआ है। आप इम्पॉसिबल बातें क्यों करते हैं, लोगों को क्यों उकसाते हैं, भड़काते हैं कि भाई ऐसे तो आपने पुलिस को ही मुलजिम बना दिया। तिलक साहब, मुझे तो आपकी बात बहुत हास्यास्पद लग रही है, मुझे आपकी बात बहुत हास्यास्पद लग रही है। और सबसे बड़ी बात लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस संख्या,
पब्लिक साथ है तो जिम्मेदारी है, पब्लिक का भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी पुलिस की है। पुलिस आपको क्या चाहिए? कैसे पब्लिक का साथ चाहिए? कैसे पब्लिक का साथ चाहिए आपको? आप तो पब्लिक के साथ ही नहीं खड़े हैं ना साहब। यहाँ तो लोगों को मार के निकाल दिया जाता है, प्रत्यक्षदर्शी आपको कॉल कर रहे होते हैं। सर प्लीज, मैं समझ रही हूँ दिल्ली पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो 90 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई है, उसी से समझ में आ रहा है। आप चाहे जितने भी तरीके से सफाई दे लीजिए, लेकिन ये सफाई सर गले के नीचे नहीं उतर रही है। ये गले के नीचे नहीं उतर रही है सर। तिलक सर प्लीज। नहीं, आपके नहीं उतर रही होगी, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस वहाँ खड़ी नहीं हो सकती है? यानी 13 किलोमीटर पे कोई था ही नहीं वहाँ पे। भाई हर एरिया 16,000 आदमी 1600 किलोमीटर का एरिया कवर कर सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप खुद बताइए। पुलिस आएगी जाएगी, कोई उसके इन्फॉर्म करेगा तभी तो पुलिस। इन्फॉर्म किया गया। जो दीपक है प्रत्यक्षदर्शी, जो सबसे पहले टीवी चैनल पर सामने आके उन्होंने कहा कि 3 बार हमने कॉल किया। पहली बार उन्होंने कॉल किया, उसके थोड़ी देर के बाद रिस्पॉन्ड आता है। एक पीसीआर वैन को उन्होंने जब वहां पर खड़ी हुई थी, उसमें जो पुलिस वाले थे वो नशे में धुत थे। तिलक साहब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है मुझे कि आज इतनी संवेदनहीनता के साथ इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं। मतलब दिल्ली पुलिस की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सारिका, 2 दफा लगे, जैसे अभी साहब ने कहा था 304 लगी है। भाई 304 लगी है तो कोई एविडेंस आएगी 302 हो जाएगी। उस पर कोई 304 कोई परमानेंट थोड़ी हो गई है कि बदली नहीं जा सकती दफा। जितनी एविडेंस आएगी अश्वनी जी के पास पहले मैं जाती हूँ, फिर आ रही हूँ सारिका जी और पवन जी आपके पास। अश्वनी जी, जितनी बातें भी तिलक जी की तरफ से कही गई, क्या गले के नीचे उतर रही है? वो कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बात की? फिर लावनी जी, पुलिस फोर्स में इतने जिम्मेदार पद पर रहे व्यक्ति का इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान अपराधियों के हौसले को और बढ़ाता है। अपराध मुक्त नहीं, पुलिस का इस तरह का अगर स्टेटमेंट या एसीपी जैसे पद पर रहे हुए व्यक्ति को, जो एक अफसर थे, इस तरह के स्टेटमेंट देते तो मैं समझता हूँ सारे पुलिस बल को नीचा दिखाने। दिल्ली पुलिस देश के एक मॉडल पुलिस के रूप में मानी जाती है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो देश की प्रीमियर एजेंसी से बहुत अच्छी है, और पुलिस ये कहकर नहीं कह सकती है कि वो अपराधियों का एरिया है, वो खराब एरिया है, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनी रहती है। इसलिए पुलिस बनती इसलिए है कि लोगों की रक्षा करे, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर लेते ना लोग, नहीं तो और सारे काम कर लेते ना। पुलिस बल का मतलब देशभक्ति, जन सेवा की अगर आप बात करते हैं, दिल्ली पुलिस सबकी पुलिस की बात करते हैं, सहज सुलभ पुलिस की बात करते हैं, भय मुक्त वातावरण देने की बात करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस सड़क पर एक महिला और पुरुष रात हो या दिन स्वच्छंद तरीके से चल सकें। इसका मतलब निर्भया केस के बाद जो इंडियन पीनल कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तमाम परिवर्तन हुए, सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस आई महिला अधिकारों को लेकर के, जो रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और महिला के अधिकारों को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर कानून बने, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, हर थाने में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात आई, हर पिकेट पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात आई, वो सबका सब 1 मिनट के अंदर आपने वॉश आउट कर दिया। इसका मतलब आपकी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए कुछ भी नहीं है, लोगों के लिए नहीं। हम सड़क पर नहीं निकल सकते। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी ही तो तय करने की बात आती है। कानून बन जाता है, इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है, पुलिस पर होती है। लेकिन तिलक जी, आपने जिस तरीके से बयान दिया, वाकई ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। सारिका जी आपके पास, ठीक है तिलक जी 20 सेकंड में जरा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सारिका जी आपके पास आ रही हूँ। तिलक जी जल्दी से। आप फैक्चुअल पोजीशन जानना चाहते हैं या आर्गुमेंट जीतना चाहते हैं? सर, हम आर्गुमेंट नहीं खींच रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब हमारे गले के नीचे नहीं उतरा। भाई दिल्ली पुलिस का आज भी नाम है, पहले भी नाम था और आगे भी नाम रहेगा, मगर हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, पूरा नहीं उतर सकती आपके पैमाने पे। क्या प्रॉब्लम रहती है दिल्ली पुलिस के साथ? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए ये बता दीजिए। सारिका जी बैठी हुई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हैं, जरा सुन लीजिए परेशानी आप लोग की दिल्ली पुलिस की। क्या परेशानी रहती है आपको, बताइए तिलक जी।
जी आप ही से पूछ रही हूँ, क्या परेशानी रहती है दिल्ली पुलिस को, क्या परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं, ऐसी परेशानी नहीं है। हम तो सिर्फ इस केस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की परेशानियों की बात नहीं कर रहे। अरे अभी आपने कहा ना कि आप लोगों को समझना चाहिए परेशानी, तो समझा दीजिए परेशानी, तो हम मान लेंगे कि भाई आप क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी सच ही सच परेशानियां हैं। पूरा दिल्ली पुलिस का अंडर कंट्रोल है। ये घटनाएं जो सर, दिल्ली पुलिस के कंट्रोल में अगर दिल्ली होती ना तो 13,862 महिलाओं के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ है वो एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई होती। दिल्ली में महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है, ये रिपोर्ट नहीं आई होती और ये सरकारी रिपोर्ट है। अगर दिल्ली पुलिस सचेत होती तो। सारिका जी और पवन जी के पास सब जाना चाहेंगे। सारिका जी और पवन जी को आमने सामने करिएगा। सारिका जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस की यह परिस्थिति है कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं अब तिलक जी, तो भी उन्होंने जो बयान दिया, अगर यही बयान और ये बयान ही व्यवहार में रहेगा, जो आज भी हमने देखा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागा गया पुलिस की तरफ से, सवालों का जवाब नहीं आया, तो कहां से दिल्ली सुरक्षित होगी? और फिर ऐसे में आप लोग सियासत करते रहिए, लड़कियां यूं ही मरती रहेंगी। एक दिन फिर आएगा, फिर डिबेट होगा, हम चर्चा करेंगे, फिर लड़कियां मरती रहेंगी और आप कहते रहिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ठीक करने की कोशिश हो रही है। सारिका जी, इस घटना पे बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। ये महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। जिस तरह से लड़की घिसटती रही और वहां पर पुलिस की तैनात नहीं थी, बहुत मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैंने पहले भी इस चीज को बोला है। क्या गलती सरकार की भी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था कि एक स्क्रूटनी होगी, लगातार अब एक मीटिंग हुआ करेगी, लेकिन कोई स्क्रूटनी तो नहीं हुई। आज तक कितनी मीटिंग्स हुई है मैडम? देखिए, हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उन्होंने भी बोला है कि अगर कोई भी चीज इसको सख्ती से सख्त सजा मिलनी चाहिए तो उसको बहुत एक्शन में लेके काम करना चाहिए। कोई भी घटना उसका लास्ट सिरे तक जाकर उसकी तहकीकात हो, जिससे कि पूरी प्रक्रिया सामने आए कि किस तरह से ये हो और आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो। हमारे जो एलजी साहब है उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने भी जो अपराधी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सरकार का हाथ है या सरकार ऐसा कुछ चाहती है। आप समझी नहीं सारिका जी, मेरा सवाल ये नहीं था। अपराधी को सख्त से सख्त सजा तो मिलनी ही चाहिए, ये तो देश की मांग है, लेकिन अपराध क्यों हो रहा है? सवाल ये है पवन जी, सवाल ये है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा तो हो जाएगी, लेकिन अपराध हो ही क्यों रहा है? बिल्कुल लावनी जी, मुझे लगता है कि मेरे और आपके मन में वो सेम गुस्सा है। नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज स्टूडियो में आवाज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए लावनी जी, मुझे लगता है मेरे और आपके मन में वही गुस्सा है इस केस को लेके, जिस तरह से राक्षसों ने इस केस को अंजाम दिया और पूरा का पूरा तंत्र इसको रफा दफा करने में लगा हुआ है, उन राक्षसों को बचाने में लगा हुआ। इसका उदाहरण जीता जाता यह है, कल दिल्ली पुलिस का बयान आया, डीसीपी साहब कह रहे थे कि उस लाश को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए लोग लेके जा रहे थे, उनको पता ही नहीं चला क्योंकि गाड़ी के अंदर स्टीरियो सिस्टम की आवाज ज्यादा थी। ये उनका बयान आया। उसके बाद पत्रकार महोदय ने सवाल उठाने की कोशिश की तो पत्रकारों को पीटने का काम किया। हम लोग जब एलजी साहब के पास गए कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप मीटिंग करिए, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करिए, हम पे लाठियां डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन से पानी हम पे फेंका गया। लावनी जी, सवाल आज वही है। हम आज देखिए घटना अंजाम होने के बाद डिबेट करते हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अपराध पे कोई लगाम नहीं लगती है। एससीआरबी का डेटा कहता है कि दिल्ली में अपराध में बहुत लंबी छलांग आई है। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ऐसी है कि अपराधियों के मन में 1% भी दिल्ली पुलिस का डर नहीं है। तो पवन जी, सवाल फिर आपसे भी पूछ लूं मैं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कल भी आप मेरे साथ डिबेट में जुड़े थे, यही सवाल। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सवाल आप लोगों से भी है। ये जिम्मेदारी हम दिल्ली पुलिस पर, तो पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और दिल्ली पुलिस पर से वो आक्रोश भी है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन हमारे देश में सियासत भी तो सहूलियत की होने लगती है ना। मैंने आपसे पूछा था कि अभी कुछ दिन पहले जब रिंकू की हत्या हो गई थी, परिवार वाले कह रहे थे कि हत्या हुई है, उस समय दिल्ली पुलिस ने कहा हादसा है, आप लोग भी चुप रहे क्योंकि मारने वाले गुलफान और इरफान थे, आप लोग चुप हो गए। लेकिन यहां पर इसके उलट हो रहा है। यहां पर आप फिर कहेंगे कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। नहीं, हिंदू मुसलमान की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सियासत भी सेलेक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों ने अगर रिंकू में वही आक्रोश दिखाया होता, वही आक्रोश जो आज दिल्ली की बेटी के लिए दिखाया जा रहा है, इसके पहले भी जो हत्याएं हुई हैं उस पर भी वही आक्रोश दिखाया गया होता, तो शायद ये परिस्थिति नहीं पैदा हुई होती। पवन जी, देखिए लाभरी जी, आपने कहा, मेरा मानना है सामने कर दीजिए।
अपराधी एक अपराधी होता है, उसमें कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलनी चाहिए, लेकिन सजा मिलने से पहले हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी के मन में खौफ हो, डर हो, उसकी रूह कांप जाए अपराध करने से पहले। होता क्यों नहीं है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ऐसी है, मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जिसके कंधों पे है, उसका उत्तरदायित्व किसी के लिए पास है ही नहीं। एलजी महोदय का बताइए, आप दिल्ली पुलिस के ऊपर कमियां गिना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए पिछले 8 साल में दिल्ली पुलिस में रिफॉर्म के लिए कितनी बार मीटिंग एलजी महोदय ने करी, कितनी मीटिंग अमित शाह जी ने करी, एक भी मीटिंग नहीं हुई। की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कमी है, हम मानते हैं बहुत बड़ी कमी है दिल्ली पुलिस के कमी है। पवन जी, आपने इतने सवाल कर लिए, सारिका आपकी बात का जवाब दे रही है, प्लीज एक एक करके बोलिए। सारिका बोलिए आप जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी एलजी साहब को बीच में ला रहे हैं, पुरानी रंजिश है, एलजी साहब को किसी तरह लपेटना चाहते हैं, किसी तरह एलजी साहब पर कुछ आरोप लगाओ, कोशिश एक बार भी नहीं करी, और आज हमारी बेटी देश दुनिया चली गई, भाजपा के दरिंदे ने, भाजपा के राक्षस ने। पवन जी फिर से आ गए ना आप उसी पर, आ गए आप उसी पर। देखिए सारिका जवाब भी दे रही है, पवन जी सारिका जवाब दे रही है, लेकिन आपने वही बात कर दी जिसका मुझे डर था, जिसको लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सहूलियत सियासत में ढूंढ ही लेते हैं आप, और यही किया आपने भारतीय जनता पार्टी को पानी पी कर कोसना शुरू किया। लेकिन समेकित जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी, जो ज्वाइंट अकाउंटेबिलिटी होती है, उस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे। समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन 20 सेकंड में तिलक जी, 20 सेकंड में तिलक मुंगिया जी और फिर अश्वनी जी, 20 सेकंड। तिलक जी लगा के उस अपराधी को बचाने का काम किया। तिलक जी देखिए, इससे काम नहीं चलेगा। एक सेकंड पवन जी प्लीज, एक सेकंड पवन जी प्लीज, पवन जी प्लीज। तिलक मुंगिया जी, काम इससे नहीं चलेगा कि आप जांच करेंगे और आरोपियों को, अपराधियों को सजा होगी। काम करना होगा कि अपराधी डरे। तिलक जी, ये समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसका कोई हल नहीं निकलने वाला। इससे क्या मकसद पूरा होने वाला है? वो उसकी बुराई किए जा रहे हैं, वो उसकी बुराई किए जा रहे हैं। भाई जो पॉसिबल, वर्ल्ड में ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ क्राइम नहीं हुआ? होना क्या चाहिए आपकी नजरिए से, होना क्या चाहिए? दिल्ली कैसे महिलाओं के लिए सुरक्षित हो? जल्दी से 20 सेकंड में। पब्लिक का कोऑपरेशन मिलना चाहिए सबसे पहले तो। अगर ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ने ना देखा हो, हर कोई, इवन वो लड़की ने भी सब कुछ देखा है, उसके बाद घर चली गई। पुलिस को वही एक चश्मदीद गवाह थी ना, वो भी नहीं पहुंची वहां पे, 100 नंबर की कॉल करती वो, मगर जब उसको पता लगा। पब्लिक कोऑपरेशन की बात करेंगे तो दीपक, जो सबसे पहले जिसने पीसीआर पर कॉल किया, जिन्होंने, जो सबसे पहले देखते हैं कि उस गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कुछ सुन ही नहीं रही थी। अश्वनी जी, लास्ट 20 सेकंड्स। नहीं, ऐसा जो जी में आता है, जिसके हर कोई बोले जाता है, आप बताओ ये कोई हल है? ये जो जी में आए किसी को नहीं बोलिए, ऐसे मत बोलिए तिलक जी, ऐसे मत बोलिए। ये कह के आप दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये कहकर आप एक जिम्मेदार नागरिक ने जो अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसका अपमान कर रहे हैं। ये बात कहिए, ये बात कहिए। अश्वनी जी, लास्ट 20 सेकंड। मैं वो बोलता हूँ, तो आप सुन ही नहीं रहे। ऑल सेट डाउन, अश्वनी जी का। अश्वनी जी, पुलिस जिस दिन अपनी पर आ जाए और पुलिसिया तरीके से नियंत्रण रखना शुरू करे, तो क्या मजाल की कोई चोरी भी हो जाए, ये तो बहुत बड़ी घटना है। पुलिस का इकबाल इतना बड़ा है, परंतु सवाल यह है कि पुलिस अपने पुलिसिया तरीके का इस्तेमाल करे। पुलिस का अगर इकबाल नहीं होगा, पुलिस का भय नहीं होगा, अगर पुलिस को अपराधियों का भय होने लगेगा, अगर पुलिस के लिए भी इलाके बढ़ जाएंगे कि ये ऐसा इलाका है, तो मैं समझता हूं कि भयमुक्त समाज की कल्पना नहीं, फिर हम सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर इलाके बढ़ गए तब तो फिर सोचा भी नहीं जा सकता कि भयमुक्त दिल्ली बनाई भी जा सकती है। शायद यही सोच, यही व्यवहार बार बार दिल्ली को महिलाओं के लिए असुरक्षित बना रही है, और इसलिए जिम्मेदारी जिनकी भी बनती है वो समेकित रूप से बननी चाहिए। ये सोच, ये व्यवहार बदलेगा तो दिल्ली जरूर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी राय हम तक रखने के लिए। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति दिल्ली में है, केवल राय रखने से काम नहीं बनेगा। इस राय पर समेकित होकर, आकलन कर एक ठोस निर्णय तक पहुंचने की जरूरत है। और जब निर्णय ठोस होगा तो यकीन मानिए दिल्ली महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए दिल्ली होगी। और तब दिल्ली शायद ये कह भी नहीं पाएगी कि मुझे शर्म आती है कि मैं दिल्ली हूं। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।